आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं कमेंट में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुछ लोगों ने पूछा है कि साहब ये सल्फर यूरिया आता है, यूरिया गोल्ड, इसको खिला सकते हैं, या लिक्विड यूरिया आता है, इसको खिला सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब ये है कि उसको आप नहीं खिला सकते। जो सल्फर यूरिया है वो सल्फर कोटेड है और वो बहुत तेजी से मतलब डिफ्यूज हो जाता है, तो उसको उसमें पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरी बात है, जो लिक्विड यूरिया है ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ये भी बहुत तेजी से हो जाता है, तो हम इसको नहीं खिला सकते। आप जो खाद वाला यूरिया वैसा आता है उसी को खिलाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक साहब ने पूछा है कि मेरी गाय में अबॉर्शन हो गया था, वो हीट में नहीं आ रही है। और तो देखिए, ऐसा है, हीट में आने का समय होता है जब तक क्रॉसब्रेड काउज में 20 डिग्री से कम नहीं होगा, दिन में 30-25 डिग्री नहीं होगी, तब तक वो हीट में नहीं आते। मेरे पास गाय है, 7-8 गाय है, वो सब हीट में आ रही हैं। मैं देहरादून में हूँ, तो यहाँ पे रात का टेम्परेचर 25 हो जाता है और दिन का टेम्परेचर जो है 30 से कुछ कम रहता है। पर ह्यूमिडिटी की भी बात है, जैसे बंगाल में जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी 60% 50% रहने होती है, तभी ये करता है काम। ठीक है, तो इसका ह्यूमिडिटी टेम्परेचर चार्ट है, वो दिखा रहा हूँ मैं, तो उसको देखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी से दुनिया चल रही है, दुनिया अपनी मर्जी से चल रही है। जब जैसे ही ये बिचेस कुतियाँ जो है हीट में आना शुरू होती हैं, उसी वक्त ये मैंने देखा है कि ये जो है विलायती गाय ये काफ़ी कंसीव करती हैं। इसमें आप अपने जो एआई वर्कर हैं उनसे देख लीजिए, उनके सबसे ज़्यादा एआई कब होती है। जिस महीने में सबसे ज़्यादा एआई होती है वही महीना है। हर जगह का भिन्न भिन्न होता है। बंगाल में कुछ और है, कश्मीर में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, राजस्थान में कुछ और है। ये नहीं है कि आप हमेशा ही बीज लेके और वो एक। अच्छा, बात ये रही कि जो सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है और जो हार्मोन का यूज़ है, उससे लाभ होता है। अगर आपका हाउसिंग ठीक है तो वो काम करेगा। अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, क्या इसकी गारंटी है? गारंटी रिप्रोडक्शन में कुछ नहीं होती। संभावना होती है कि जो आपकी गाय नहीं रुक रही है वो 30% ज़्यादा रुकेगी। पर इसमें बायोप्लेक्स की गोली का हीट में लाने के लिए और कंसेप्शन में बहुत ही विशेष महत्व है। मैंने तो इसको एबॉर्शन में भी यूज़ किया है, बायोप्लेक्स को। तो इसका 7 गोली का पत्ता आ रहा है, जिसका वो यहाँ दिखाया गया है। अगर आपको कुछ उसको लेने में दिक्कत है तो आप यहाँ टेलीफोन कर दीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर बायोप्लेक्स सप्लाई के लिए जो है 8979990614 अनूप जी हैं, उनसे आप मंगा लीजिए। और अगर आपकी गाय ज़्यादा हाँफ रही है तो उसमें अभी पोटेशियम आयोडाइड भी हम लोग सप्लाई करते हैं, जो ज़्यादा नहीं मिलता है, तो उसका भी यहाँ पे है। वैसे ये सितंबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गाय जो है वो हीट में आती हैं और कंसीव भी करती हैं। मेरे तो 4-5 गाय हैं, वो चारों पाँचों हीट में आ रही हैं। मैं उनको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। और सिंक्रोनाइजेशन में ये है कि मतलब वो एक ही दिन हीट में आएंगे, एक ही दिन यही करेंगे, एक ही दिन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे, एक ही दिन जो है वो ब्याएंगी। देखिए, इसमें बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी गाय प्रेग्नेंट हो गई तो हीट में नहीं आए। प्रेग्नेंट एनिमल भी हीट में आते हैं। मैं तो कितनी जगह 30 दिन की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ, मुझको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ऐसा करने से वो ये होता है कि अगर आपकी गाय हीट में उसमें हीट में आ रही है तो आप उसको जो है इंसेमिनेशन कर देंगे, अबॉर्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वेटनरी के, वो आपको 30 दिन पे या 35 दिन पे 40 दिन होने से पूर्व जो है ये बता दें। इसका ध्यान रखिए। प्रेग्नेंट एनिमल भी हीट में आते हैं। मैंने 5-5 महीने की बफेलो जो है हीट में आते देखी हैं। और जब वो हीट में आते हैं तब वो प्रोलैप्स भी करते हैं। लोगों ने कहा प्रोलैप्स में भी आप अगर रिसेप्टर लगा देंगे, क्योंकि वो हीट में आ रहा है इसलिए प्रोलैप्स कर रहा है, वो प्रेग्नेंट है और हीट में आ रहा है, वो प्रोलैप्स कर रहा है, तो बायोप्लेक्स की गोली दीजिए और रिसेप्टर लगा दिए 2.5 ml। 2-3 दिन लगाएंगे तो काम करेगा। रिसेप्टर जो है, अगर आपका भैंसा कूद नहीं रहा है और मीटिंग नहीं दे रहा है, उसमें भी आप रिसेप्टर लगा सकते हैं। एक साल में महाराष्ट्र में खरीदे 90,000 का भैंसा, वो चढ़ ही नहीं रहा था, तो मैंने रिसेप्टर लगवाया, तो वो जो
है जो मतलब फिर उसने सर्विस देनी शुरू कर दी। रिसेप्टल जो है आधा ml से भी कम आप कुत्ते में लगा देंगे तो कुत्ता भी मीटिंग देना शुरू कर देता है। बड़ी दिक्कत हो जाती है, सब कुत्ता मीटिंग नहीं दे रहा। अब वो उसको उस वक्त आप लगा दीजिए तो वो कुत्ता मीटिंग देना शुरू कर देता है। मेरा तो तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चे आप ज़्यादा लेना चाहते हैं रैबिट में या कुत्ते में तो रिसेप्टर लगाइए, बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ग्रेट डेन में अगर हमारे 4 बच्चे हुए तो आपको कम पैसे मिलेंगे, अगर 10 बच्चे हो गए तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो रिसेप्टर ये बिचेज में भी काम करता है, इसमें भी काम करता है। अब मैंने इसको अबॉर्शन में भी यूज़ किया है और ये बुल्स में भी काम करता है। तो आप इसे देख लीजिए। अगर आपकी गाय हीट में नहीं आ रही है, दूध में, तो आप 5 ml रिसेप्टर लगा दीजिए। उसके बाद मतलब वो 10 दिन बाद वो क्लोप्रोसिनॉल, प्रिग्मा या वेटमेट या स्टिमुलेट लगाइए तो वो साइकिल चल रही। देखिए आपकी डेयरी बड़ी मुश्किल से दूध बेच के आप गुजारा कर रहे हैं, इसमें रिप्रोडक्शन का खास महत्व है। रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट तो आपके डॉक्टर लोग करते ही रहते हैं, पर रिप्रोडक्शन में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। अगर आपने प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें वो लगा दिया क्लोप्रोसिनॉल, अबॉर्शन हो जाएगा बिना बात के लिए। और ऐसा अबॉर्शन होगा वो पता भी नहीं चलेगा। मैं कई बार बच्चियाँ देखने जाता हूँ और वो कहते हैं साहब रुक नहीं रही है, वो सब बार बार कर रहे हैं। वो फिर मैं देख लेता हूँ ये 30 दिन की गामन है या 25 दिन की गामन है, मैं खरीद लेता हूँ उनको। तो ये तो बहुत बड़ा धंधा है ना वेटनरी में। 25 दिन 30 दिन की गामन करना बहुत बड़ा धंधा है। मैं डॉक्टरेट हूँ, पर मेरा जो सारा ज्ञान है इसी में है कि मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो बता देता है फौरन। मतलब कि मुझे किसी अल्ट्रासाउंड या उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये मेरा धन है। मैं कहीं भी जाके खड़ा हो जाऊँगा, कहीं भी देख लूँगा, मैं बता दूँगा कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। जितनी जल्दी आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाएगी उतना ही आपको धन ज़्यादा मिलेगा। वैसे अगर एनिमल हीट में नहीं आता तो 50% समझ लेना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी खाली निकल जाते हैं। इसलिए 30 दिन 35 दिन पे जो एक्सपर्ट हैं, वो किताब में भी लिखा हुआ है, 35 दिन पे पूरी दुनिया में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो जाती है। और वैसे तो बहुत सी ट्रिक्स हैं, पर वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। आप प्रोजेस्टेरोन का टेस्टिंग करा सकते हैं, उससे भी ऊपर वो 600-700 रुपये लग जाएगा। और बहुत से लोग क्लेम भी करते हैं साहब ऐसा हो, पर वो तो ऐसा है कि वो 30-40 सैंपल को एक साथ करते हैं, वो एक आध सैंपल नहीं होता। तो इसमें आपको बहुत दक्ष जो हैं ये इंसेमिनेटर मिल जाएंगे। हरियाणा तो काफ़ी लोग हैं जो कि 30 दिन पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेते हैं, और जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेते हैं वही बाजी मारते हैं, क्योंकि वो फ़ौरन देख के बता देते हैं। मेरा कहने का अर्थात यही है कि ऐसा मत सोचिए कि अगर एनिमल हीट में आ रहा है तो वो हमेशा मतलब नॉन प्रेग्नेंट ही, प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो मैंने आपको एक तो यूरिया के बारे में बताया और रिसेप्टल के बारे में बताया, रिपीट ब्रीडिंग के बारे में बताया। रिपीट ब्रीडिंग में संभावना होती है अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है और वो सब ठीक है। आप मेरे वीडियो देख लीजिए और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात करिए। पर ये है कि बच्चेदानी की सफाई कर रहे हैं, बच्चेदानी की सफाई कहीं नहीं होती है। बच्चेदानी की सफाई का जमाना गया। अब जो है आप क्लोप्रोसिनॉल लगा दीजिए और 10 दिन पे अपने आप सफाई हो जाएगी। और अगर एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहते हैं तो टिफ्रोसेप यूज़ करिए, उससे जो है एंडोमेट्राइटिस खत्म हो जाती है। टिफ्रोसेप का विड्रॉल पीरियड 0 है, मतलब वो दूध में नहीं आता है, और उससे बच्चेदानी की सफाई भी हो जाती है और पैर की लंगड़ाहट भी हट जाती है। उससे जो है अगर उसे निमोनिया या धांस लग गई है उसमें भी काम करता है। तो ये इसमें मैस्टाइटिस में काम नहीं करता है, बाकी पैर की लंगड़ाहट और धांस देने में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाए कोई भी तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। पर इसे मैस्टाइटिस में यूज़ मत करिए। टिफ्रोसेप ट्रिप्टोफर सोडियम होता है इसमें, इसको यूज़ करिए। देखिए ऐसा है, मैं आपको सही बात बताऊं, 500 रुपये में 300 रुपये में कोई वेटनरी डॉक्टरी नहीं होती। जितने इंजेक्शंस हैं वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। 1000 रुपये का नुकसान तो बन ही जाता है, आप कुछ भी करें। तो आप ये सोचें कि आपका वेटनरी कंपाउंडर आके कोई अच्छी दवाई लगा देगा, वो नहीं लगा पाएगा। आप मैं वेटनरियन को बता रहा हूँ, आप अपने जानवर रखिए, उस पर खुद लगाइए। अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएंगे या वो थैलेरिया की वैक्सीन लगाएंगे, वो 2000 रुपये पड़ जाता है हर एक में, 1,500-2 हज़ार रुपये पड़ता है। मैस्टाइटिस में भी इतना ही पड़ता है। तो वो बेचारा कंपाउंडर जो आपके लगा देगा तो आप उसे पैसे नहीं देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि गरीब आदमी के पास पैसा होता भी नहीं है, वो तो एक आध दिन इलाज कर लेता है, फिर उसके बाद छुट्टी।
तो इस बात को समझ लीजिए, अगर अच्छी दवाइयाँ हैं वो मिलती भी नहीं है। आप अगर अच्छी दवाइयों को ढूंढेंगे तो कंपनी की, तो वो ज़्यादा मिलती नहीं है और हर एक दुकान पे मिलती भी नहीं है जो बड़े बड़े शहरों में। इसलिए वेटेरियन को और इंसेमिनेटर को मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपनी गाय पर ट्राई करिए, आप दूसरे की गाय पर ट्राई नहीं कर सकते, उसके पास पैसा ही नहीं है। हाँ, और फिर दवाई बाजार में मिल नहीं रही है। अब जो कॉस्टली एनिमल है जिनको फ़ायदा हो गया वो तो चलिए करेंगे, पर वैसे बेचारे उसके पास 300 400 500 रुपये होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये दे देगा, वो भी गाय ब्याने वाली है तब करेगा, या कोई खास बात है। अन्यथा उन्हें मैं तो सन 60 से ही इसमें हूँ, मैंने देखा है कि बैल पे तो लोग बहुत खर्च कर देते थे, भैंसे पे बैल पे, पर गाय वाय पे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। जो मतलब जिस तरफ की हवा बह रही है वो समझिए ना, आदमी के पास पैसा ही नहीं है, वो तो जानवर इसलिए रख रहा है कि उसे नौकरी नहीं मिली। गांव में हालत ये है भाई, सबकी नहीं कह रहा हूँ, पर अगर उसको 15,000 की या 10,000 की नौकरी मिल जाएगी तो वो छोड़ भागेगा धंधे को। जो लैंडलेस हैं उनका यही है कि वो अपने जानवर चराते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, और मतलब वो तभी तक करते हैं जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जहाँ नौकरी मिल गई वो भाग जाएंगे फिर। तो दशा बहुत दयनीय है। मैं वेटेरियन को बता रहा हूँ कि ये जो नए हार्मोन्स और ये सब आ गए हैं, ये कॉस्टली हैं, इनको हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब यहाँ तो अफोर्ड कर लेते हैं। और यहाँ कंपनी में भी, मतलब कंपनी भी यहाँ पे काफ़ी दे रही है। जैसे एक सरदार जी में यहाँ से ट्रेनिंग पे, तो मैंने उनसे कहा ये इंजेक्शन पड़े हैं आप ले जाओ यहाँ से, तो कह रहे हैं हमारे तो नेस्ले को दूध देते हैं, वो तो साफ सेक्सी मैन और ये दवाई सब मुफ्त में देती है। तो वो बात तो दूसरी है, पर बिहार में और झारखंड में और उड़ीसा में और असम में हालत ठीक नहीं है। मतलब आदमी के पास हैं पैसे पर दवाई नहीं मिलती है, और दवाई की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद एक ही दिन ज़्यादा 300 दे देगा, 400 दे देगा, 500 दे देगा, अगर बहुत कुछ हो गया तो 1000 रुपये भी खर्च कर देगा, पर फिर उसका सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर जानवर जो हैं वो लैंडर्स ही रखते हैं, लैंडेड वाले जो हैं वो खुद अच्छी दवाई ला के रखते हैं, और उसको उनको वो डॉक्टर को भी पे कर सकते हैं उसकी। सारी दिक्कत यही है कि दवाई की एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, और फिर अच्छी दवाई मिलती नहीं है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जो वेटनरी की दवाई सब दुकानों पर नहीं मिलती है। अभी तो बिहार में ये हालत है कि बहुत सी लेडीज़ मुझसे कहती हैं बाबूजी हम जा रहे हैं दवाई की दुकान पे, आप बता देना, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। अब वो उनको मैं मान लीजिए कुछ बता भी दूं, फिर वो दुकान पे जाएंगे। इसलिए निवेदन ये है कि जब आप मुझसे बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो अपना, अगर आप पे एंड्रॉयड वाला टेलीफोन है तो उसको खोल लीजिए, रिकॉर्डिंग को खोल लीजिए, तब बात करिए, और फिर उसी रिकॉर्डिंग को दवाई वाले को समझा दीजिए, या फिर आप दवाई वाले दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे बात कर लीजिए। क्योंकि अब मैं लिख के दूंगा फिर वो मिलेगी नहीं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इससे आप दुकान पे चले जाइए, मैं उसे बता दूंगा, वो नहीं तो कोई दूसरी दवाई दिलवा दूंगा। हमारे यहाँ एम्ब्रो ट्रांसफर की ट्रेनिंग होती है हर मंथ में, तो इसमें हार्मोन की कॉस्ट करीब 30,000 रुपये आ जाती है। तो अगर आप 25,000 रुपये देंगे तो आप कभी भी हर महीने की 10 तारीख को आ सकते हैं। हम लोग 10 तारीख से करते हैं, और इसकी फीस 25,000 रुपये है। इसका सीजन होता है, मतलब जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एम्ब्रो ट्रांसफर काफ़ी अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में ये ज़्यादा नहीं होता है। तो हम इस विद्या को भी आपको समझा देंगे सारी। इसके लिए आप 7979848332 पर संपर्क करिए, तो ये आपको इसका बता देंगे सारा। जो अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं एम्ब्रो ट्रांसफर में, तो करिए। जितने भी काफ़ी वेटनरी कंपाउंडर और ह्यूमन डॉक्टर्स और काफ़ी लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट मेरे पास आते हैं, और मैं उन्हें ये विद्या समझा देता हूँ। मतलब मेरा कोई कॉमर्शियल नहीं है, मैं तो प्रोफेसर आदमी हूँ, तो मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। और जो हमारे यही वर्कर हैं वो सक्षम है उसमें। अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पकड़ लेते हैं, यही कर लेते हैं, तो एम्ब्रो ट्रांसफर करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आपको जो भी पूछना है, तो आप वो 9322582278 वो नाइक जी हैं, इनसे बात करिए। मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपके जो कमेंट्स में आप लिखते हैं वो उत्तर देने की कोशिश करता हूं, और आप कभी भी कोई पूछ सकते हैं। हमारा एम्ब्रो ट्रांसफर, रिपीट ब्रीडिंग में ही महारत है, और रिपीट ब्रीडिंग की एनिमल को मैं रखता हूं, उन्हीं को ट्रीट करता हूं, उन्हीं को प्रेग्नेंट करता हूं। इसमें आप कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप रिपीट ब्रीडिंग के खेल को समझ गए, तो आप वेटनरी में आपको कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गाय अच्छी गाय मारी फिर रही है। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।